The monetary order is breaking down. That the rules-based order is fading. It is the reserve currency of the world. Xi Jinping wants to dethrone it. He wants to replace the US dollar with the Chinese yuan. हम जिस दुनिया के दौर में रहते हैं वहां पे रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड यूएस डॉलर है, यानी सबसे बड़ी ऊंची करेंसी जो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल है वो है यूएस डॉलर। एंड इनफैक्ट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड हम खुद भी, हमने कभी ऐसी दुनिया ही नहीं देखी जब यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं रही हो, पर ऐसी भी दुनिया थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही बात करो तो द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड थी यूनाइटेड किंगडम एंड रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड थी ब्रिटिश पाउंड। बट वर्ल्ड वॉर 2 होता है, अमेरिका एकदम सुपर हीरो की तरह आ जाता है कि भाई मैंने सबको बचा लिया, अब जो मैं कहूँगा वही होगा। तो वो अपने सारे एलाइज सबको इकट्ठे करके ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग हो जाएगी बाकी सारी करेंसीज उनके एलाइज की। और उस टाइम पर यूएस डॉलर बैक्ड था बाय गोल्ड। आज के डेट में इट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई यूएस डॉलर है तो किसी ना किसी चीज से तो बैक होता होगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये सब चेंज हुआ था 1971 में। इससे कई टाइम पहले तो फ्रीली इंटरचेंजेबल रहती थी करेंसी बिटवीन डॉलर एंड गोल्ड, बट अब उसके बाद इनको लगा कि भाई हमको गोल्ड वोल्ड की क्या जरूरत है, लोग वैसे ही यूएस डॉलर को ट्रस्ट करते हैं, तो क्यों हम अपने करेंसी को इतना ज्यादा लिमिट करें। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व नहीं है, अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो फिर आप प्रिंट भी नहीं कर सकते थ्योरेटिकली। एंड एट दैट टाइम जब ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ था तब यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व था, जो था बेसिकली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एंटायर गोल्ड रिजर्व। ये तो 1971 में होता है। ये लोग भले ही जो भी बोले रीजन ये था वो था, असली बात तो ये है कि भाई आप छाप ही नहीं सकते थे और करेंसी अनलेस आप और गोल्ड खरीदते। तो भाई 1971 में ये होता है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑन द यूएस डॉलर शेक होने लगता है, तो इनको लगता है भाई उसके बारे में हमको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आता है पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे यूएस अपने एलाय सऊदी अरेबिया के पास जाता है और कहता है कि भाई ये जितना भी आपका तेल है ना, आप यूएस डॉलर में ही बेचो, और जो हमको बेचोगे तेल यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उसके बदले में हम आपको डॉलर देंगे, साथ ही साथ आपको मिलिट्री इक्विपमेंट भी देंगे, ठीक है, ताकि आप खुद की रक्षा कर सको, और अगर आपको कोई अटैक करता है तो हम उसके अगेंस्ट जंग छेड़ देंगे। ये सब किया गया था डॉलर को मजबूत करने के लिए। एंड तभी से आता है पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद से सारे देश जो भी ऑयल एक्सपोर्टर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑयल एक्सपोर्ट करने लगते हैं ओनली अगेंस्ट डॉलर। मतलब अगर आप कोई और करेंसी लेके आओगे, रुपया लेके जाओगे, यूरो लेके जाओगे, तो वो अपना पेट्रोल आपको बेचेंगे ही नहीं। ये एक सॉर्ट ऑफ बैकिंग हो गई फॉर द यूएस डॉलर। तो भाई अब एक बार सेट हो गया यूएस डॉलर, इसको चैलेंज करने के लिए कोई और करेंसी भी नहीं थी, ठीक है, जो इसको चैलेंज कर सके। तो आपका एक गोल्ड का सिस्टम सेट था, उसको तो पीछे छोड़ दिया इन्होंने। एंड उसको पीछे छोड़ने के बाद इनकी प्रिंटिंग प्रेस हो गई चालू। ये लोग पैसे छापने लगे, दुनिया भर में अपने बॉन्ड्स बेचने लगे। एंड क्या था, इनका ही तो यूएस डॉलर है, जितना मर्जी चाहे छाप लो। एंड इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने यूज किया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एंड अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी इनरिच किया बस पैसे छाप छाप के। एंड एट दैट टाइम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ही मानी जाती थी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। बट आज के डेट में 2026 में हम जहां बैठे हैं, डी डॉलराइजेशन चालू हो चुका है। एंड उसका बहुत ही बड़ा अच्छा रीजन है क्योंकि ये लोग सैंक्शंस यूज करने लगे एज अ वेपन। तो बेसिकली आपने पहले पूरी दुनिया में यूएस डॉलर फैला दिया, ऐसा टाइप का सिस्टम बना दिया कि यूएस डॉलर के बिना आप कुछ काम ही ना कर पाओ। अगर आप अपना पेट्रोल ही नहीं बेच पाओगे, पेट्रोल खरीद नहीं पाओगे, ठीक है, यू गेट द जिस्ट। अब प्रॉब्लम ये होने लगी जब आप उसको एज अ हथियार यूज करने लगे, आपने दुनिया भर में सैंक्शंस कर दिए। अगर इमेजिन करो आप किसी को सैंक्शन कर दो कि आप यूएस डॉलर ही नहीं यूज कर पाओगे, तो फिर क्या होगा आपका? आप जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, पेमेंट्स का सिस्टम है, उससे एकदम बाहर ही हो जाओगे। एंड यही सेम चीज की इन्होंने रशिया के अगेंस्ट। जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा ही दिए, साथ ही साथ उनको जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम था, जो बेसिकली आप डॉलर मूव कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे इनको बाहर कर दिया। इनके रशिया के जो खुद के रिजर्व्स थे वो फ्रीज कर दिए इन्होंने, रशियंस के जो एसेट्स थे वो भी फ्रीज कर दिए। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ईरान के साथ भी इन्होंने ऐसा किया था। ईरान के जो $6 बिलियन रिजर्व थे उसी को फ्रीज कर दिया। मतलब आप ही का पैसा आप खुद ही नहीं ले सकते। तो भाई ये सब होने के बाद जितने भी राइवल्स थे या जो बाकी देश थे, उनको ऑफकोर्स लगेगा कि भाई डॉलर तो सेफ है ही नहीं। इसीलिए ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। ब्रिक्स ने अपने करेंसी चालू करने की कोशिश की, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई हम एक करेंसी बनाएंगे, बट एटलीस्ट टिल द टाइम वो नहीं होता, एटलीस्ट हमको अपने खुद की करेंसीज में ट्रेड कर लेना चाहिए। एंड इसके बाद चाइना तो एक स्टेप और आगे चले जाता है, डिजिटल युआन लॉन्च कर देता है। एंड पेमेंट्स विद डिजिटल युआन माना जाता है कि बिकॉज इट इज़ डिजिटल पेमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल भी हैं। बट आज के डेट में भी किंग डॉलर ही है। अगर 2025 की बात करें तो 90% ऑफ द ग्लोबल फॉरेन ट्रेड जो है
वो डॉलर में ही हुआ था, ठीक है, एंड युआन जो है वो सिर्फ 8.5% ऑफ ट्रांजैक्शन में ही यूज किया गया था। तो डी डॉलराइजेशन के फोरफ्रंट पे है चाइना। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटीज जो चाइना के पास होती थी वो था यूएस डॉलर। इनफैक्ट द बिगेस्ट होल्डर ऑफ यूएस डॉलर बॉन्ड्स वो चाइना ही होता था, बट चाइना धीरे धीरे उनको बेचकर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आ रहा है, अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है उनको इंक्रीज कर रहा है। एंड ये चाइना को बहुत सूट करता है बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड रिफाइंड सिल्वर बोथ, एंड वर्ल्ड की 10 to 11% ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन चाइना के अंदर ही होता है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो इतनी तक आ रही हैं कि जो चाइना एक्चुअल नंबर बताता है कि वो कितना होल्ड करता है गोल्ड, उससे कई ज्यादा एक्चुअली वो होल्ड करता है। जितना वो IMF में बता रहा है कि वो गोल्ड खरीद रहा है, असली में उससे 5 गुना गोल्ड वो खरीद रहा है। चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, यूएस डॉलर बेच रहा है एंड गोल्ड खरीद रहा है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड आपको बता दें चाइना इसमें अकेला नहीं है, दुनिया भर के रिजर्व बैंक्स गोल्ड ज्यादा अक्यूमुलेट कर रहे हैं बिकॉज एक आपका फाइनेंशियल सिस्टम हो गया फियाट करेंसी जो कि डॉलर, यूरो, युआन ये सब हो गए, एंड जो आपका दूसरा सिस्टम है वो है गोल्ड। तीसरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो सकता है जैसे कि बिटकॉइन, बट वो अभी काफी छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन ही मार्केट कैप है पूरे बिटकॉइन की अगर आप देख लें तो क्या चाइना अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। आगे और देखते हैं। चाइना अक्यूमुलेट करते जा रहा है गोल्ड ताकि वो अपने करेंसी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। अमेरिका ने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया है कि ये लोग एक्चुअली कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपेयर टू चाइना। एंड देखो करेंसी तो सभी छापते हैं क्योंकि आपको पैसे तो प्रिंट करने ही पड़ेंगे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो अब इसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप अमेरिका को देख लो तो उनका कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी आता है थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज, वेरएज अगर आप चाइना को देखो तो वो एक्चुअल प्रॉपर सीरियस गुड्स बनाते हैं जो हम रोज के रोज कंज्यूम करते हैं। तो अगर यही देख लो 2023 का डेटा WTO बता रहा है चाइना के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो है 3.38 ट्रिलियन, पूरे दुनिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो है 23.81 ट्रिलियन। मतलब चाइना का जो टोटल शेयर है ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स वो है 14.2%। मतलब पूरी दुनिया में 14% या 7 में से हर डॉलर ऐसा है जो चाइना गुड्स बनाता है, लोग वही खरीदते हैं। तो भाई चाइना आपको सबसे सस्ता माल प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल। इनफैक्ट 14% ऑफ टोटल जो मटेरियल दुनिया में लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो चाइना ही बना रहा है अकॉर्डिंग टू WTO डेटा। इसको ऐसे इन्फर कर सकते हैं। तो चाइना का कितना बड़ा एडवांटेज है, वो कहेगा कि भाई अगर मुझसे ये चाहिए तो आपको युआन में ही लेना पड़ेगा ये सब माल। क्या करोगे फिर? जो पेट्रो डॉलर वाली ट्रिक थी अमेरिका की वो चाइना भी तो प्ले कर सकता है। इसीलिए एज अ रिजल्ट गोल्डमैन सैक्स जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो बताता है कि जो युआन है चाइनीज करेंसी वो 25% अंडर वैल्यूड है आज के डेट में। एंड अगर अमेरिका की बात करें तो यही सेम चीज़ तो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट अमेरिका ही का था ना कि भाई क्रूड ऑयल चाहिए तो यूएस डॉलर में ही मिलेगा। एंड यही पर्टिकुलर रीज़न है क्यों वो वेनेजुएला में रेजीम चेंज चाहते हैं, ठीक है। यही पर्टिकुलर रीज़न है कि वो ईरान में रेजीम चेंज चाहते हैं। दिस इज़ अ बिग रीज़न क्योंकि ईरान अपना काफ़ी सारा ऑयल बेचता है चाइना को, एंड वो कौन सी करेंसी में बेचता है? यूएस डॉलर में तो बेचता नहीं होगा, चाइनीज युआन में बेचता है। साथ ही साथ लिबिया और इराक ऐसे 2 देश थे जहाँ के लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम ऑयल यूएस डॉलर में नहीं बेचेंगे, हम किसी और करेंसी में बेचेंगे। सद्दाम हुसैन की बात करें तो उन्होंने इराक में यूएस डॉलर के बजाय यूरो में बेच दिया था ऑयल। तो भाई वो हिट लिस्ट में आ गए अमेरिका के कि आपने यूएस डॉलर को कैसे चैलेंज कर दिया। सिमिलरली लिबिया में गद्दाफी का प्लान था एक गोल्ड दिनार बनाने का कि भाई गोल्ड दिनार में हम बेचेंगे क्रूड ऑयल, एंड बहुत ही सारा उसने गोल्ड रिजर्व भी इकट्ठे करके रख लिया था। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री एक्शन लिया, इन्वेड किया, इनफैक्ट देश को ही तबाह कर दिया, इराक को भी, लिबिया को भी। बट सबसे बड़ा झटका आज के डेट में तो सऊदी अरेबिया जो कि अमेरिका का एलाई रहा है उसने दिया है। उसने चाइना को ऑयल बेचना चालू कर दिया है युआन में। तो भाई अगर मान लो युआन में तेल बिक रहा है तो भाई बहुत सारे देश क्यों नहीं यूज़ करेंगे युआन अपने ऑयल ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए कि भाई ऐसी दुनिया रहेगी जब यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी दुनिया की। हम इमेजिन नहीं कर सकते पर ऐसी दुनिया थी। फॉर एग्जाम्पल थोड़े साल पहले जाओ, अब एम्पायर सबसे बड़ी कौन थी? द ब्रिटिश एम्पायर। एंड उस टाइम पे वर्ल्ड करेंसी कौन थी? वर्ल्ड रिजर्व करेंसी द ब्रिटिश पाउंड। उससे और भी पीछे जाएं तो जो डच करेंसी होती थी वो थी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। तो भाई अब अमेरिका लग गया एकदम किसी भी तरह यूएस डॉलर को सैल्वेज करने के लिए। एंड ये तो एक रशियन एक्सपर्ट ही बता रहे हैं कि इनका प्लान है क्रिप्टो को यूज करेंगे टू रीराइट इट्स डेट। मतलब क्या ये पॉसिबल भी है? ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. В общем-то, это 2 альтернативных валютному сегменту мировых рынка.
Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. Еще раз простыми словами, у них сейчас валютный 35-триллионный долг, они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой. तो भाई ये जो पॉइंट जो बता रहे हैं ये रशियन एक्सपर्ट, ये काफ़ी हद तक वैलिड हो सकता है, बिकॉज अमेरिका 2 बार रूल्स ऑलरेडी तोड़ चुका है। जो रूल्स हैं उसी को फॉलो नहीं करता, एक बार 1933 में और उसके बाद 1971 में। बट यूएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका डेट इतना ज़्यादा है, तो क्या क्रिप्टो में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है? बिल्कुल भी नहीं। ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन आज के डेट में तो बिटकॉइन की वैल्यू है। पूरा क्रिप्टो मार्केट भी जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन। इसलिए मुझे नहीं लगता जिस तरीके से लोग डेट रीराइट करना चाह रहे हैं क्रिप्टो यूज करके, वो आज के डेट में पॉसिबल है। तो जो डेट है ना अमेरिका का $38 ट्रिलियन, जिसको छाप छाप के इन्होंने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया है, ठीक है, ये डेट एग्जैक्टली है क्या? ये डेट आता है बॉन्ड्स के थ्रू। वैसे हमने बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाया है, बट बहुत क्विकली रिकैप दे देते हैं। तो बॉन्ड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी कंपनी या खास तौर पे सरकारें इसको यूज करती हैं टू गेट लॉन्ग टर्म लोन। तो कोई भी सरकार है वो कहेगा कि भाई मुझे पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं लंबे लंबे बॉन्ड्स इशू करूंगा, 30-30 साल के बॉन्ड। एंड अगर मान लो $100 का एक बॉन्ड है तो मैं एक कूपन रेट दूंगा। तो अगर मान लो कूपन रेट किसी का 5 है एंड $100 का वो बॉन्ड है, तो आपको 30 साल के लिए $5 मिलेंगे एंड एंड में लोन भी रीपे हो जाएगा। अमेरिका इतने ज्यादा बॉन्ड्स दे चुका है कि वो फीजिबल ही नहीं है। इनफैक्ट उनको अपना डेट कम करना चाहिए। ट्रंप भी आया था इन पावर बोल के यही सेम चीज कि भाई जो हमारी स्पेंडिंग है हम उसको कट करेंगे, बट वो कहीं लगता ही नहीं है, क्योंकि इनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और इन लोग को ऐसी लत लग चुकी है कि बस पैसे छापो और उसका जैसा यूज करना है यूज कर लो। बट ये इतनी एक्सेसिव स्पेंडिंग हो चुकी है कि जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आप तो जब मन चाहे उतने छाप देते हो। तो क्या आप एक्चुअली अपने जो बॉन्ड्स हैं उनके प्रोमिसेस फुलफिल भी कर पाओगे या नहीं? एज अ रिजल्ट जब भी बॉन्ड इशू होता है अमेरिका का तो बहुत नर्वसनेस होती है कि भाई आके खरीदेगा कौन बॉन्ड्स, क्योंकि बहुत सारे देशों को तो देखो आपने अपना दुश्मनी बना लिया। चाइना खरीद नहीं रहा। चाइना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हाईएस्ट बॉन्ड होल्डर होता था, आज के डेट में 3rd हाईएस्ट बॉन्ड होल्डर है। अगर आप बॉन्ड होल्डर्स की लिस्ट देखोगे तो सबसे ऊपर है जापान, फिर उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम। बट ये भी ध्यान रख लें कि जितने कंट्रीज इतने बॉन्ड्स होल्ड करती हैं, जितनी भी टॉप 3 कंट्रीज हैं, ये अगर चाहें तो यूएस इकोनॉमी को क्रैश कर सकती हैं, बट साथ साथ अपना भी बहुत नुकसान कर देंगे वो। तो इसलिए चाइना बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके धीरे धीरे यूएस डॉलर से गोल्ड के अंदर आते जा रहा है, सिल्वर के अंदर आते जा रहा है। अब भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई जापान इतने ज़्यादा बॉन्ड्स क्यों होल्ड करता है? तो जापान में इतने टाइम से डिफ्लेशन चल रहा था। डिफ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ नहीं रही, महंगाई एक्चुअली कम हो रही है। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट बताता है, वैसे उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो नेगेटिव था। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, तो पैसे छापते जाओ और क्या करो, यूएस ट्रेजरी लेते जाओ। यूएस ट्रेजरी मतलब यूएस के बॉन्ड्स लेते जाओ। एज अ रिजल्ट जापान बन गया है द हाईएस्ट बॉन्ड होल्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर अब जापान में भी प्रॉब्लम आने लगी है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को रख के। तो अब वो अपनी ही करेंसी को बचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड सेल कर रहे हैं। एंड ये अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दी बिगेस्ट रिस्क है टू द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि अगर मान लो जापान या कोई भी कंट्री या बहुत सारे देश मिलके अग्रेसिवली अगर बॉन्ड्स बेचने लगते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का वो एक्चुअली बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड कम है तो आपको लोगों को बोलना पड़ेगा ना यार कि ठीक है यार आप मेरा बॉन्ड ले लो पर मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता हूँ। तो आज के डेट में जो यूनाइटेड स्टेट्स का 10 ईयर का बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है अराउंड 4.2%। तो इसका मतलब जितना भी डेट है उसके ऊपर अराउंड इतना इंटरेस्ट पे कर रहा है अमेरिका। अब अगर मान लो एकदम से अग्रेसिव बॉन्ड सेलिंग चालू हो जाए एंड ये बढ़ जाता है, पहुंच जाता है से क्लोज टू 6 और 8, तो फिर क्या होगा? आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि सबसे स्मार्ट मनी एंड सबसे जो बड़े पैसे वाले होते हैं वो बॉन्ड्स में ही डील करते हैं सबसे ज़्यादा। तो भाई ये सब चीज़ें काफ़ी प्रेशर डाल रही हैं यूएस डॉलर पर। एंड अगर आप देखोगे यूएस डॉलर को कंपेयर्ड टू द चाइनीज़ करेंसी,
तो वो काफ़ी बड़े डाउन ट्रेंड में ही है। तो भाई अब ट्रंप भी इलेक्ट हो जाते हैं, इनके जो टैरिफ्स हैं, जो जियोपॉलिटिकली इन्होंने एकदम ही भूकंप ला दिया है पूरे दुनिया में, ठीक है। एंड द फैक्ट कि जो जेरोम पावेल है, जो फेडरल बैंक है, मतलब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो चेयरपर्सन है, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। क्योंकि ट्रंप क्या चाहता है, वो चाहता है इंटरेस्ट रेट कम करो ताकि लिक्विडिटी और आ जाए सिस्टम में, तो इकोनॉमी बढ़ जाए। बट जो फेड चेयर है जेरोम पावेल, ही वांट्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली ही उनको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इससे दुनिया में क्या हो रहा है, मिसट्रस्ट बढ़ रहा है ऑन यूएस डॉलर, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इतना बड़ा देश एंड इनका जो सेंट्रल बैंक है वही इंडिपेंडेंट नहीं है। ट्रंप जैसे अनस्टेबल आदमी के हाथ में जो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, पूरी डोर अगर आ गई वहां के सेंट्रल बैंक की, तो यूएस डॉलर का क्या हाल होगा। जितना मिसट्रस्ट आएगा डॉलर के ऊपर, उतना ज्यादा मुश्किल होगा इनको अपने बॉन्ड्स बेचना दूसरे देशों को। तो देखो, पैसा कहीं गायब नहीं हो जाएगा, पैसा एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में जाएगा। शायद यही रीजन है कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स एक्चुअल फियाट करेंसी यानी कि यूएस डॉलर को डिच कर रहे हैं एंड गोल्ड एंड सिल्वर में जा रहे हैं। एंड यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। एंड देखो, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, हिस्ट्री रिपीट्स। तो हिस्ट्री में हमने यही देखा है कि एम्पायर्स बढ़ती हैं, फिर एम्पायर्स डिक्लाइन होती है, एज अ रिजल्ट उनकी जो करेंसी होती है वो भी रिजर्व करेंसी स्टेटस लूज कर सकती है, लूज करती है। एंड ये बात हमने एक्चुअली इस टॉपिक में डिस्कस की है। एंड अगर आपको इसके बारे में और जानना है, डेफिनेटली चेकआउट रेट डालियो, वो जितने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं और कोई नहीं करता। तो भाई शी जिनपिंग ने आके बोल ही दिया है कि युआन बनना चाहता है नेक्स्ट रिजर्व करेंसी। तो जो बहुत सारे चाइना के अंदर इनर सर्कल में, उनको भी ये लगता है कि जो युआन की वीकनेस है बेसिकली, वो एक्चुअली कंट्री की ग्रोथ को रोक रही है। एंड चाइना से बड़ा कंपेटिटर और कोई है ही नहीं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड आप एक तरफ देखो, यूएस डॉलर है जिसके ऊपर मिसट्रस्ट इतना ज्यादा हो चुका है, एंड वो एक ऐसा देश है जो जब चाहे किसी पर भी सैंक्शंस लगा देता है अपने हित के लिए, जब चाहे किसी पर भी टैरिफ लगा देता है अपने हित के लिए, जब चाहे किसी भी देश को तबाह करने पहुंच जाता है अपने हित के लिए या ज़ायनिस्ट के हित के लिए। तो भाई अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि अगर आपको दोनों में से कौन सी रिजर्व करेंसी चूज करनी होगी, एक ऐसा देश जिसको पता नहीं कौन लोग चला रहे हैं, एकदम पागलपन की तरह पूरे दुनिया को बुलडोज करने में लगा हुआ है, या एक ऐसा देश जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा माल आपको पहुंचवाता है, तो आप कौन सी करेंसी चूज करोगे?